एग्जाम्पल है, कंसिडर थ्री चार्ज Q1, Q2 and Q3 is equal to Q at the vertices of equilateral triangles of side L. What is the force on the charge Q placed at the centroid of triangles? यानी Q1, Q2 और Q3 तीन चार्जेज है जो Q के बराबर है और यह किसी समबाहु त्रिभुज के तीन शीर्ष पर रखा गया है जिसकी भुजा L है। अब इस त्रिभुज के सेंट्रॉइड पर कैपिटल Q चार्ज रखने पर उस पर लगने वाले टोटल बल क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन फिर से समझिए। Q1, Q2, Q3 तीन चार्जेज है जिसमें तीनों का परिणाम Q है, तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है, पर Q है और ये यल भुजा के किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर रखा गया है। अब उसी त्रिभुज के केंद्रक पर सेंट्रॉइड पर एक कैपिटल Q चार्ज रखा गया है और उस कैपिटल Q चार्ज पर टोटल कितना बल लगेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे निकालेगा टोटल बल, यहाँ पर इस चार्ज पर कितना लगेगा, कैपिटल Q चार्ज पर क्या लगेगा वो हमें निकालना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले आप चार्ज टोटल कैसे निकालें। टोटल चार्ज निकालने के लिए पहले आप Q1 द्वारा चार्ज फोर्स क्या लगे, टोटल फोर्स निकालने के लिए पहले Q1 द्वारा इस पर कितना फोर्स लगेगा वो निकाल लीजिएगा। फिर Q2 द्वारा कितना फोर्स लगेगा वो निकाल लीजिएगा। फिर Q3 द्वारा कितना फोर्स लगेगा वो निकाल लीजिएगा। तीनों फोर्स जब निकल जाएगा तो फिर उसका वेक्टर सम करने पर आपका टोटल फोर्स निकल जाएगा। तो तीनों फोर्स को बारी बारी से निकालने के लिए किस नियम का उपयोग करना पड़ेगा, तो कूलाम का नियम का उपयोग कीजिएगा। अब है कूलाम के नियम में क्या क्या चीज किस चीज का आवश्यकता होता है, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होता है दोनों चार्जेज का, और दोनों चार्जेज के बीच की दूरी की आवश्यकता होता है। तो चलिए आपका जैसे कि Q1 Q पर कितना फोर्स लगाएगा ये हमें निकालना है। तो Q1 का तो मैग्नीट्यूड मालूम है, इसका मैग्नीट्यूड चार्ज का मालूम है, लेकिन इसके बीच का जो डिस्टेंस है AO का लेंथ नहीं मालूम है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस AO निकालना पड़ेगा। और ये भी जानते हैं ज्योमेट्री से कि जो AO डिस्टेंस होगा वही BO होगा, वही क्या हो जाएगा आपका CO हो जाएगा। तो आइए पहले ज्योमेट्री का उपयोग करके AO निकालते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप ये भी पहले जो दिया गया है गिवन डेट उसको लिखते हैं। गिवन डेट Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3 बराबर Q, ये भी दिया हुआ है। दूसरी बात और क्या दिया है, AC बराबर AC बराबर AB बराबर और BC तीनों भुजा बराबर क्या आपका L दिया हुआ है, ये भी आपको दिया है। नेक्स्ट अब क्या निकालना है, इसमें हमें AO निकालना है। जब AO निकालिएगा तो BO भी मिल जाएगा और CO भी मिल जाएगा। तो AO कैसे निकालेगा, तो AO निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ खींचना पड़ेगा, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर BC, AD परपेंडिकुलर क्या खींचते हैं, BC खींचते हैं। और ये भी जानिएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो मीडियन होता है वो आपका परपेंडिकुलर भी होता है। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, BC हो गया। तो अब ट्रायंगल इसमें लगा सकते हैं। अब ट्रायंगल ADC में क्या हो जाएगा, साइन कॉस 30 डिग्री लगा दीजिए। कॉस का आपका 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर एंगल 30 बन रहा है, टोटल 60 डिग्री, तो आज का हाफ का 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री क्या हो जाएगा, इसके लिए बेस बटे हाइपोटेनस आधार बटे कर्ण, तो AD बटे क्या हो जाएगा, AD बटे हो जाएगा AC। तो इसलिए AD कैसे निकलेगा आपका AC cos 30 डिग्री, और AC का मालूम है कि आपका L होता है cos 30 डिग्री का √3 का होता है 2, तो AD हो गया L इंटू √3/2। इस प्रकार से आपका AD मिला है। अब जब AD मिल गया लेकिन हमें निकालना AO, तो AO कैसे निकालेगा, तो आप ये भी जानते हैं कि यदि कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को 2:1 में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो 2:1 में जब डिवाइड करेगा, ऊपर 2 नीचे 1 होगा तो टोटल 3 मान लेते हैं। टोटल क्या हो जाएगा 3 2 1 3। तो टोटल जब 3 हो गया और AD बराबर मालूम है तो AO नहीं निकल जाएगा। तो इसलिए आपका हो जाएगा AO बराबर आपका 2/3 गुने AD। देखिए कैसे निकला है,
2/3 को निकल AD, ये ज्योमेट्री से होगा। इसमें क्या लिखना है कि जो मीडियन सेंट्रॉइड होता है, मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। ये मीडियन है, ये सेंट्रॉइड है, यहाँ पर A है, वहाँ पर वो D है, कि 2:1 में डिवाइड करेगा तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और AD आपका 3 हो गया। AD बराबर क्या होता है, AD का रेशियो 3 हो जाएगा। हमें निकालना A1 का रेशियो 2 है, तो क्या कीजिएगा, आपका AO बराबर 2/3 को क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। इस प्रकार से निकला है। 1 यूनिट लाने के लिए 3 से डिवाइड कीजिएगा, फिर इसका 2 यूनिट है तो 2 से फिर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से आपका निकलता है। तो AO बराबर 2/3 को क्या हो जाएगा, AD। और आपका AD का मालूम है, AO बराबर हो जाएगा, AD का वैल्यू पता है 2/3 मल्टीप्लाई आपका L इंटू √3/2 हो जाएगा। √3 क्या होगा, 2। ये AD का वैल्यू है, 2 कट जाएगा, 3 ऊपर नीचे √3 तो नीचे √3 आ जाएगा, ऊपर √3 नीचे 3 तो नीचे √3 आ जाएगा। तो इसलिए आप यहाँ पर ऐसे ले सकते हैं, AO बराबर हो जाएगा L/√3, यानी AO निकल गया L/ क्या होगा, √3। तो जब AO बराबर L/√3 हो गया, इसी प्रकार सिमिलरली इसी प्रकार से AO बराबर BO बराबर CO बराबर L/√3 हो जाएगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस AO, BO और CO मालूम चल गया। अब क्या निकालना रह गया आपका, इलेक्ट्रिक फोर्स। अब Q1 द्वारा Q पर कितना फोर्स लगता है ये निकालेगा। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे लिख सकते हैं, आपका फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q1। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आपका F1 से कर देते हैं ना। फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q1 क्या हो जाएगा, 1/4πε0 और Q इंटू Q1 Q1 अपॉन हो जाएगा AO का होल स्क्वायर। AO का क्या हो जाएगा, आपका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये भी जानते हैं कि F1 तो F1 हो गया 1/4πε0 और Q का Q हो गया, Q1 के जगह पर Q रखा स्मॉल q, क्योंकि Q1 Q2 बराबर क्या है, Q है। Q3 बराबर, तीनों क्या है, Q के बराबर है। AO के जगह पर क्या रखा है, L/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको स्क्वायरिंग कीजिएगा तो 3 बन जाएगा और 3 फिर ऊपर चला जाएगा। तो F1 जो हो जाएगा 1/4πε0 और 3Q/L²। इसकी जो डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, एलोंग क्या होगा, AO है ना, एलोंग AO। इसकी दिशा आपका AO की ओर हो गया। इसी प्रकार से आपका सिमिलरली इसी प्रकार से F2 निकालिएगा। F2 तो F2 में भी हो जाएगा 1/4πε0 और 3Q/Q क्या आपका L² हो जाएगा। क्योंकि F2 के लिए भी तो Q2 के लिए भी तो वही है, आपका डिस्टेंस भी वही है, चार्जेस भी वही है, तो आपका फोर्स भी वही होगा मैग्नीट्यूड। लेकिन डायरेक्शन इसका क्या हो जाएगा, अलोंग इसका हो जाएगा आपका BO। इसका डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग BO। नेक्स्ट यदि आपका F3 निकालेगा तो F3 भी क्या हो जाएगा 1/4πε0 और 3Q क्या होगा LQ हो जाएगा। इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन होगा अलोंग CO। अब यहाँ पर हमने देखे कि तीनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, F1 F2 F3 तीनों का मैग्नीट्यूड सेम इसलिए निकल रहा है कि तीनों का डिस्टेंस, तीनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, तो फोर्स भी क्या हो रहा है, सेम ही निकल रहा है, लेकिन डायरेक्शन सबका अलग अलग है। आपका Q1 द्वारा फोर्स जो लग रहा है AO के अलोंग लग रहा है, Q2 द्वारा फोर्स लग रहा है BO के अलोंग लग रहा है, Q3 द्वारा फोर्स लग रहा है आपका CO के अलोंग लग रहा है। तो अब यहाँ पर हम F2 और F3 का रिजल्टिंग फोर्स निकालते हैं। F2 और F3 का रिजल्टिंग फोर्स, तो इसका रिजल्टिंग फोर्स क्या होगा, इसका रिजल्टिंग फोर्स निकालना है। इसका रिजल्टिंग फोर्स निकालने के लिए आप ये भी देख रहे हैं कि F2 और F3 के बीच एंगल कितना बनता है। F2 और F3 के बीच जो एंगल है वो कितना बन रहा है, 3 के बीच का जो कोण है वो 120 डिग्री बन रहा है, 120 डिग्री। F2 और F3 देखिए, F2 और F3 के बीच कोण क्या बन रहा है, 120 डिग्री बन रहा है। तो वेक्टर एडिशन जो करना है
यानी F2 प्लस F3 जो निकालिएगा वो कितना हो जाएगा बता सकते हैं? ये जो होगा F2 का मॉडुलस चलिए ये जो आपका होगा F2 प्लस F3 F2 का होल स्क्वायर प्लस F3 का होल स्क्वायर। तो F2 और F3 का परिणामी रिजल्टिंग फोर्स इस प्रकार से आपका निकलेगा। और आप जानते हैं कि F2 F3 दोनों का मैग्नीट्यूड आपका सेम ही था, तो इस प्रकार से इसको आप लिख सकते हैं F2 प्लस F3 जो रहेगा वो हो जाएगा F2 प्लस F3 आपका F2, इसको F मान लीजिए क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है। F2 F3 सबका मैग्नीट्यूड F1 F2 F3 तीनों का मैग्नीट्यूड सेम था, डायरेक्शन केवल अलग था। तो F1 F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F गुने F और cos 120 डिग्री का मान होता है -1/2 होता है। ये कैसे होता है इसको भी समझ लीजिए थोड़ा सा। आप जानते हैं जिसे cos 120 डिग्री लिखा हुआ है, जिससे आप लिख सकते हैं cos 90 और प्लस 30 डिग्री। तो ये आपका हो जाएगा माइनस साइन 30 डिग्री, माइनस साइन 30 डिग्री का 1 बाई क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। इस प्रकार से निकलता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इसका जो सॉल्व किया तो माइनस एफ स्क्वायर, तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ये 2 कट गया तो माइनस एफ स्क्वायर, एगो एफ स्क्वायर कटेगा तो आपका एफ बचेगा, यानी कितना आएगा एफ। और एफ जो क्या है आपका बता सकते हैं यहाँ पर एफ जो है आपका तीनों के मैग्नीट्यूड के बराबर है ना, तीनों फोर्स का। सिंस आप ये कह सकते हैं कि F1 का मैग्नीट्यूड और बराबर F2 का मैग्नीट्यूड और बराबर क्या आपका F3 का मैग्नीट्यूड बराबर F माने हैं, क्योंकि तीनों जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q3Q/R तीनों का मैग्नीट्यूड आपका सेम ही था, डायरेक्शन अलग अलग था। तो ये F2 प्लस F3 क्या आपका F ही आया है। और F का मतलब हो गया यहाँ पर इम्प्लाई F2 प्लस F3 जो होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन और 3Q/L हो जाएगा। और इसकी जो डायरेक्शन मिलेगा वो किधर मिलेगा, देखिए F2 का फोर्स इधर लग रहा है, F3 का फोर्स इधर लग रहा है, तो एक इधर की ओर खींच रहा है एक इधर की ओर खींच रहा है, तो बस तो रिजल्टिंग किधर जाएगा आपको ऊपर की ओर जाएगा। इस तरह से समझ सकते हैं, या तो आपका वेक्टर फॉर्म का उपयोग करके भी आप डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर ये जो डायरेक्शन किधर हो गया आपका OA है ना, अलोंग क्या हो जाएगा आपका अलोंग OA। तो F2 और F3 का जो रिजल्टिंग फोर्स आएगा वो आपका F के बराबर आ रहा है, इतना आ रहा है, अलोंग क्या आपका OA हो गया। तो टोटल रिजल्टिंग फोर्स क्या हो जाएगा, टोटल रिजल्टिंग फोर्स जो होगा रिजल्टिंग फोर्स वो कितना निकल जाएगा, यानी F टोटल जो होगा F इक्वल टू F टोटल वो आपका F1 प्लस F2 और प्लस क्या हो जाएगा आपका F3 हो जाएगा। अब यहाँ पर F2 और F3 जो है ये अब इसको ऐसे सकते हैं F1 प्लस F2 प्लस F3, आप इस तरह से भी सकते हैं F2 F3 को ब्रैकेट करके। अब यहाँ पर देखिएगा F1 जो फोर्स लग रहा है वो नीचे की ओर लग रहा है और F2 F3 दोनों मिलकर फोर्स क्या लग रहा है ऊपर की ओर में लग रहा है। और जितना F1 का मैग्नीट्यूड है उतना ये दोनों मिलकर ऊपर की ओर मैग्नीट्यूड लगा रहा है। यानी यदि ये आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q बटे आपका 3Q/L स्क्वायर, यदि इसको प्लस में लेते हैं तो इसको आप क्या लीजिएगा माइनस में लीजिएगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या अपोजिट है। तो 3Q माइनस होगा 3Q क्या होता है L स्क्वायर, तो प्लस माइनस से क्या होता है कैंसिल हो जाएगा। तो आपको फाइनली क्या निकल गया F जो टोटल हो जाएगा F टोटल वो आपका 0 हो जाएगा, यानी सेंट्रॉइड पर जो लगने वाले टोटल फोर्स क्या हो रहा है आपका 0 हो रहा है। बस सिंपल है।